सोचिए, एक दौर था जब भारत के कारखानों की मशीनों और खेतों की खामोशी के बीच एक नई चेतना जन्म ले रही थी। ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, बल्कि ये उस पूरे वर्ग के उठ खड़े होने की दास्तां है जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। जी हाँ, ये कहानी है भारत के श्रमिक आंदोलनों की। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब हमला दो तरफा हो, एक तरफ विदेशी हुकूमत जो देश को लूट रही हो और दूसरी तरफ अपने ही मालिक जो खून पसीना चूस रहे हों, तो कोई लड़ता कैसे है? ये लड़ाई सिर्फ बेहतर तनख्वाह के लिए नहीं थी। नहीं, ये अपने वजूद को बचाने और एक संगठित ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने की लड़ाई थी। पहला दुश्मन साम्राज्यवादी शासन। जरा सोचिए, एक ऐसी बाहरी ताकत जिसका कंट्रोल ना सिर्फ देश की दौलत पर बल्कि लोगों की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर था। और दूसरा दुश्मन था आर्थिक शोषण। फिर चाहे वो विदेशी मिल मालिक हों या देशी साहूकार, दोनों ही मजदूरों की मेहनत का फल खुद हड़प रहे थे और उन्हें गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। लेकिन इस शोषण के घने अंधेरे में उम्मीद की पहली चिंगारी जलाई 1870 में ससीपादा बनर्जी ने, और फिर उस चिंगारी को मशाल बनाया 1890 में एनएम लोखंडे ने। और देखते ही देखते 1908 तक बीजी तिलक जैसे बड़े नेताओं ने इस मजदूर आंदोलन को सीधे सीधे भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। तो चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। देखिए, भारत का जो श्रमिक आंदोलन था वो दुनिया के किसी भी और आंदोलन से एकदम अलग था। वजह, एक अनोखी दोहरी चुनौती जिसने इसे एक बहुत ही खास पहचान दी। उपनिवेशवाद की मौजूदगी ने इस पूरी लड़ाई का चेहरा ही बदल दिया। मतलब अब लड़ाई सिर्फ अपने मिल मालिकों से नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से भी लोहा लेना था। ये लड़ाई सिर्फ बेहतर वेतन या काम के घंटों के लिए नहीं रह गई थी, बल्कि ये भारत की आज़ादी की बड़ी लड़ाई का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गई थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई 19वीं सदी के आखिर में, जब कुछ हिम्मत वाले लोगों ने पहली बार इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत की। 1870 में वर्किंग मेंस क्लब के बनने से लेकर 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के गठन तक हर कदम छोटा था लेकिन बहुत निर्णायक था। ये सिर्फ बैठकें करने की जगहें नहीं थी, ये वो पाठशालाएं थी जहां मजदूर एक साथ आना और अपनी सामूहिक ताकत को पहचानना सीख रहे थे। वर्किंग मेंस क्लब की सबसे खास बात थी उसका मकसद। ससीपादा बनर्जी सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं चाहते थे, उनका असली लक्ष्य था श्रमिकों को शिक्षित करना, उनमें जागरूकता लाना। इसके लिए उन्होंने भारत श्रमजीवी नाम की एक पत्रिका भी निकाली। सही मायनों में यह भारत में श्रमिकों को संगठित करने का सबसे पहला प्रयास था। अब आते हैं बॉम्बे पर, जो उस समय भारत का इंडस्ट्रियल हार्ट था। यहां नारायण मेघाजी लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की नींव रखी, जो एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। पहली बार कपड़ा मिलों के हजारों मजदूर एक झंडे के नीचे आए और यहीं से इस आंदोलन को असली ताकत मिलनी शुरू हुई। इन शुरुआती कोशिशों ने एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर दी थी, और जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, ये आंदोलन छोटी छोटी धाराओं से मिलकर एक राष्ट्रीय नदी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये जो लिस्ट है, ये अपने आप में एक कहानी कहती है। वर्किंग मेंस क्लब जैसे शुरुआती शहरी ग्रुप से लेकर बिहार प्रांतीय किसान सभा जैसे ग्रामीण संगठनों तक, इस सूची को देखने पर साफ पता चलता है कि ये चेतना कैसे पूरे देश में फैल रही थी। हर एक नया नाम इस आंदोलन के बढ़ते असर का सबूत है। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन के अंदर भी दो अलग अलग सोच चल रही थीं। एक तरफ थे बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी, जो मानते थे कि मजदूरों की लड़ाई आज़ादी की लड़ाई का ही हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ थे नारायण मल्हार जोशी जैसे समाज सुधारक, जिनका फोकस मजदूरों के कल्याण और उनके अधिकारों पर था। मंजिल दोनों की एक थी, पर रास्ते शायद थोड़े अलग थे। यह आग अब सिर्फ शहरों और कारखानों तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द इसकी लपटें भारत के दूर दराज के खेतों तक जा पहुंची, जहां सदियों से शोषित किसान भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए उठ खड़े हुए। और इस किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही थी अखिल भारतीय किसान सभा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में उन्होंने एक ऐसी मांग रख दी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया कि जमीन और नदियों पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का अधिकार हो। ये सिर्फ कुछ सुधार की मांग नहीं थी, ये तो पूरे सिस्टम को बदलने की एक ललकार थी। चलिए अब अगर परीक्षा के लिहाज से देखें तो इन सभी जानकारियों में से कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं, जो याद रखने बेहद जरूरी हैं। ये टेबल इस पूरे आंदोलन का सार है। इसमें मुख्य संगठन,
उनके संस्थापक और स्थापना का साल सब एक ही जगह पर है। शशिपादा बनर्जी के वर्किंग मेंस क्लब से लेकर सहजानंद सरस्वती की किसान सभा तक ये नाम और तारीखें याद रखना बहुत ही जरूरी है। परीक्षा के लिए कुछ बातें तो बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला संगठन था वर्किंग मेंस क्लब। भारत श्रमजीवी और दीनबंधु जैसी पत्रिकाओं ने जागरूकता फैलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। सामाजिक कल्याण के लिए नारायण मल्लार जोशी का नाम अहम है। और किसान सभा की सबसे बड़ी मांग थी जमीन का राष्ट्रीयकरण। ये फैक्ट्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस पूरे आंदोलन के विकास को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले लोगों ने अपनी शिकायतें उठानी शुरू की, फिर शिक्षा और क्लबों के जरिए वो एक साथ आए, इसके बाद उन्होंने औपचारिक संगठन बनाए और आखिर में ये आंदोलन एक राष्ट्रीय ताकत बन गया। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम हैं और हमारा मकसद सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम्स के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल मुहैया कराना है। ऐसे और एजुकेशनल कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आखिर में बस ये याद रखना जरूरी है कि ये शुरुआती आंदोलन सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने नहीं हैं। ये वो नींव का पत्थर हैं जिस पर आज के भारत के अधिकार और कानून खड़े हैं। ये रेत पर खींची गई वो पहली लकीर थी जिसने नाइंसाफी की लहरों को चुनौती दी और एक नए भविष्य का रास्ता तैयार किया।